दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जिहादियों द्वारा 2002 गोंधरा कांड अंजाम देने के बाद संविधान को ताक पर रखकर कांग्रेस द्वारा घिनौना षड्यंत्र और आतंकियों के चक्रव्यूह में मोदी जी को फंसाने की कोशिश। मोदी जी कांग्रेस की इन घिनौने षड्यंत्रों और आतंकियों के चक्रव्यूहों से अपने को कैसे बचा सके, वह तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बाबा महाकाल की कृपा थी और वह कांग्रेस की हर साजिश से बच गए। वरना 10 साल में सत्ता में रही केंद्र की कांग्रेस सरकार ने मोदी जी को गुजरात में ही घेरने के लिए जिस तरह से संविधान का बलात्कार किया था, न्यायपालिका का बलात्कार किया था, उसका उदाहरण पूरे विश्व में आपको कहीं नजर नहीं आएगा। किसी भी राज्य की हाई कोर्ट में जज बनने के लिए 2 योग्यताएं होनी जरूरी है। पहली योग्यता वह तो यह कि वह किसी हाई कोर्ट में 10 साल का वकालत की प्रैक्टिस किया हो, या फिर वह किसी राज्य का महाधिवक्ता या सहायक महाधिवक्ता हो। केंद्र की रिमोट कंट्रोल वाली मनमोहन सरकार ने हाई कोर्ट के जज के लिए जो दूसरी योग्यता होती है, यानी कि वह शख्स जो किसी राज्य का महाधिवक्ता हो, उस योग्यता को मोदी को गुजरात में घेरने के लिए किया। लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद में एक नेता हुआ करते थे जिनका नाम था आफ्ताब आलम। कांग्रेस के इशारे पर लालू प्रसाद यादव ने सारे नियम कानून ताक पर रखकर आफ्ताब आलम को बिहार सरकार का महाधिवक्ता बना दिया और कुछ समय के बाद आफ्ताब आलम को केंद्र की कांग्रेस सरकार के इशारे पे कॉलेजियन ने जस्टिस आफ्ताब आलम बनाकर गुजरात हाई कोर्ट का जज बना दिया। हिमाचल प्रदेश में तब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपनी बेटी अभिलाषा कुमारी को हिमाचल प्रदेश का महाधिवक्ता बना दिया, जबकि नियम और नैतिकता यह है कि कोई भी मुख्यमंत्री अपने बेटे या बेटी को अपने ही राज्य का महाधिवक्ता नहीं बना सकता। और फिर कुछ समय के बाद उस अभिलाषा कुमारी को जस्टिस अभिलाषा कुमारी बनाकर गुजरात हाई कोर्ट में जज बना दिया गया। उत्तर प्रदेश का एक बेहद बदनाम जज था जिसका नाम था जस्टिस माथुर, राजस्थान के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर का छोटा भाई। उस जस्टिस माथुर की कहानियां आज भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के लोग बताते हैं। उसे भी गुजरात हाई कोर्ट का जज बनाकर भेज दिया गया। उसके बाद केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तीस्ता जावेद सीतलवार, शबनम हाशमी जैसे षड्यंत्रकारी और देशद्रोही टाइप लोगों को खड़ा किया। केंद्र की मनमोहन सरकार ने तीस्ता सीतलवार के एनजीओ सबरंग को 80 करोड़ से ज़्यादा अनुदान दिए। शबनम हाशमी के एनजीओ को भी 60 करोड़ से ज़्यादा अनुदान दिए गए और इस पैकेज का उपयोग गुजरात में अराजकता फैलाना, सांप्रदायिक दंगा भड़काना, मोदी के खिलाफ माहौल खड़ा करने में किया गया। उस दौरान दिल्ली के सारे खबरिया चैनल, लुटियन गिरोह, क्रांतिकारी पत्रकार, 10 जनपद के वफादार रात दिन बस 2002 के कथित गुजरात दंगों में मोदी जी को दोषी ठहराने में लगे रहते थे। इतना ही नहीं, तीस्ता जावेद सीतलवार और उसका पति जावेद भारत सरकार के पैसे पर दुबई में शराब पिए और उसका भी बिल भारत सरकार ने दिया था, जो आरटीआई से साबित हो चुका है। उसके बाद आश्चर्य यह देखिए कि जैसे ही तीस्ता सीतलवार और शबनम हाशमी मोदी के खिलाफ कोई भी याचिका करती थी, वह याचिका या तो जस्टिस आफ्ताब आलम के बेंच में जाती थी, या जस्टिस अभिलाषा कुमारी के बेंच में जाती थी, या जस्टिस माथुर के बेंच में जाती थी, जबकि गुजरात हाई कोर्ट में तमाम दूसरे जस्टिस के बेंच में नहीं जाती थी। उसके बाद जब गुजरात सरकार गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने लगी, तब मनमोहन सरकार के इशारे पर जस्टिस आफ्ताब आलम को प्रमोट करते सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। फिर वहाँ भी यही होता था कि शबनम हाशमी और तीस्ता जावेद से तलवार की हर याचिका सिर्फ जस्टिस आफ्ताब आलम के ही बेंच में जाती थी। उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस MB सोनी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर यह कहा कि कोई भी याचिका सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जाती है, उसके बाद वह एक कंप्यूटराइज तरीके से किसी भी जज की बेंच को भेजा जाता है। लेकिन यह कैसे संभव हो रहा है कि गुजरात सरकार और मोदी के खिलाफ जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में की जा रही हैं, वह सारी की सारी याचिका जस्टिस आफ्ताब आलम के ही बेंच में क्यों जा रही है? इतना ही नहीं, जस्टिस MB सोनी ने इन कांग्रेसी जजों के तमाम फैसलों का विस्तृत विवेचना करके भारत के राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज को भेजा और उनसे ही सवाल किया कि क्या आपको लगता है कि इन्होंने सही फैसला दिया होगा? उसके बाद न्यायपालिका में बैठे कांग्रेसी चमचों ने कांग्रेस सरकार के सामने सरेंडर कर दिया और कहा, भाई हम आटे में नमक खा सकते हैं लेकिन नमक में आटा नहीं खा सकते। जस्टिस आफ्ताब आलम की सगी बेटी अरुषा आलम तीस्ता सीतलवार की एनजीओ में काम करती थी और तीस्ता सीतलवार की हर याचिका उनके बेंच में जाती थी, जबकि नियमानुसार जस्टिस आफ्ताब आलम को तीस्ता सीतलवार की हर याचिका नॉट बिफोर मी कर देना चाहिए था, क्योंकि इसमें उनका सीधे सीधे हितों का टकराव था। लेकिन उल्टे जस्टिस आफ्ताब आलम ने सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्री में ऐसी व्यवस्था बना दी थी कि तीस्ता सीतलवार की हर याचिका
गैरकानूनी तरीके से उनके ही बेंच में जाती थी। कपिल सिब्बल से जब इस बारे में पत्रकार ने पूछा, तब कपिल सिब्बल जो उस वक्त केंद्र में मंत्री था, उसने माइक को झटका देकर चला गया था। अब कम से कम उन धूर्तों पत्रकारों, जस्टिस आफ्ताब आलम, जस्टिस अभिलाषा कुमारी और जस्टिस माथुर जैसे जज और वकीलों के नाम सार्वजनिक होने चाहिए, जो इस सारे षड्यंत्र में कांग्रेस और जिहादियों से मिलकर मोदी जी को फंसाना चाह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस बात को जोर देकर कहा कि नेता, एनजीओ, मीडिया ने 20 साल तक मोदी को बर्बाद, बदनाम और ख़त्म करने की कोशिश की। अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तीस्ता जावेद तलवार, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार के खिलाफ फर्जी दस्तावेज बनाकर साजिश के तहत गलत प्रोसीडिंग शुरू करवाने का मामला दर्ज किया है। संजीव भट्ट तो पहले से ही आजीवन कारावास की सजा पा रहा है। आरबी कुमार और तीस्ता जावेद तलवार भी संजीव भट्ट के पड़ोसी बनने जा रहे हैं। बहुत जल्द ही इस देश को अपने बाप का माल समझने वाले कांग्रेसियों को भी हिसाब देना शुरू करना होगा। धन्यवाद।